बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान का चौथा पाठ राजनीतिक दल। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। राजनीतिक दलों से क्या आशय है या राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। तो लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। अगला है राजनीतिक दल कौन कौन से काम करते हैं अथवा राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तो राजनीतिक दलों के काम: पहला, राजनीतिक दल का काम चुनाव लड़ना। दूसरा, दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तीसरा, दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। चौथा, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवा है, दल सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। तो ये राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण काम हैं। पहला, चुनाव लड़ना। दूसरा, कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। जनमत निर्माण राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है और जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं वह कहीं न कहीं राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रेरित होते हैं। दल ही सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। राजनीतिक दलों की जरूरत क्या है? अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सबसे पहला, तो अगर दल नहीं होंगे तो कोई भी बड़ा नीतिगत बदलाव करने के लिए चुनावी वायदा करने में सक्षम नहीं होगा। दूसरा, सरकार तो बन जाएगी पर निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचित क्षेत्र के लिए ही किए गए कामों के लिए जवाबदार होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए दल बहुत महत्वपूर्ण है। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराना पड़ता है। निर्वाचन आयोग बड़े मान्यता प्राप्त दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है, जैसे उन्हें अलग चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी के उम्मीदवार कर सकते हैं। भारत में चुनाव आयोग में लगभग 750 से ज्यादा दल पंजीकृत हैं। राज्य का राजनीतिक दल: जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजकीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राज्य की दल के लिए राज्य विधानसभा में चुनाव में कम से कम 6% से अधिक वोट प्राप्त होना चाहिए और कम से कम 2 सीटों पर जीत प्राप्त होना चाहिए। उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। फिर है राष्ट्रीय दल: जब कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। अर्थात लोकसभा चुनाव में 6% वोट और 4 सीटों पर जीत।
लोकसभा चुनाव में 6% वोट और 4 सीटों पर जीत, अथवा 4 राज्यों की विधानसभाओं में पड़े कुल मतों का 6% और लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत। दोनों ही स्थितियों में लोकसभा में 4 सीटें जीतना अनिवार्य है, तभी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होती है। 2019 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 में ममता बनर्जी द्वारा की गई थी, इसे 2016 में मान्यता प्राप्त हुई। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना कांशीराम जी ने 1984 में की थी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। भारतीय जनता पार्टी 1951 में गठित और 1998 में पहली बार सत्ता में आई। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले सत्ता में कब आई? सबसे पहले 1998 में सत्ता में आई। सदस्य ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सदस्य है और उसी का के नेतृत्व में सरकार चलाते हैं। प्रेरक सिद्धांत, ये भी प्रश्न पूछा गया है किताब में कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेरक सिद्धांत हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन 1925 में किया गया। चुनाव चिन्ह हंसिया और बाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। अब है क्षेत्रीय दल किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 7 दलों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्यीय दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। तो 7 राष्ट्रीय दलों के अलावा जो मान्यता प्राप्त दल हैं, उनको क्षेत्रीय दल कहा जाता है। राजनीतिक दलों के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं? राजनीतिक दलों को आमतौर पर 4 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। लगभग सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है और पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही सारे काम देखता है, पूरी पार्टी पर नियंत्रण करता है। तो यह पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा है वंशवाद की चुनौती। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। तो वंशवाद भी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा, पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की समस्या। अक्सर पार्टियां ऐसे उम्मीदवार ही उतारती हैं जिनके पास काफी पैसा हो। चौथा है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता, जिससे जनता के पास सार्थक विकल्प उपलब्ध नहीं है। सभी पार्टियों की लगभग एक जैसे ही मुद्दे रहते हैं, इसलिए जनता के पास सार्थक विकल्प उपलब्ध नहीं है। ये 4 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जो राजनीतिक दलों को फेस करनी पड़ती हैं। फिर दल बदल क्या है? विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाली प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना दल बदल कहलाता है। जब कोई उम्मीदवार किसी एक पार्टी से चुनाव जीतकर किसी अन्य दल में शामिल होता है तो उसे दल बदल कहा जाता है। ऐसी स्थिति में दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। शपथ पत्र क्या है? किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति
अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उसके सही होने के बारे में शपथ उठाता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। शपथ पत्र किसी अधिकारी को सौंपा गया ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी जानकारी देता है और उसके सही होने के लिए शपथ उठाता है और इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए किए गए कुछ प्रयास। राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे उसमें सबसे पहला है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। तीसरा है प्रत्येक दल को संगठन के चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया है। चौथा, महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए और चुनाव का खर्च सरकार उठाए। इस प्रकार के सुझाव राजनीतिक दलों के सुधार के लिए दिए जा सकते हैं। अब कुछ प्रश्न और बनते हैं कि एक दलीय शासन व्यवस्था क्या है। कई देशों में केवल एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। जैसे चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। दो दलीय व्यवस्था किन देशों में है? अमेरिका और ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था है। वहां केवल दो दल ही बहुमत पाने और सरकार बनाने में के प्रबल दावेदार होते हैं। तो अमेरिका और ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुत सारे दल में कोई भी सरकार बना सकता है और चला सकता है। गठबंधन या मोर्चा से क्या आशय है? जब दो या दो से अधिक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे तीन प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। तो गठबंधन से क्या आशय है? जब दो या दो से अधिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए आपस में मिल जाती हैं या हाथ मिला लेती हैं, इसे ही गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने का क्या कारण है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने के पीछे क्या कारण है? भारत जैसे बड़े देश में दो या तीन पार्टियां सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। तो भारत इतना विशाल देश है और विविधता से भरा हुआ देश है कि दो या तीन पार्टियां पूरी विविधताओं को समेटने में अक्षम है। इसलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था कायम है और सफल है। और राजनीतिक दलों से संबंधित इतनी बात जो हुई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राजनीतिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है और यह स्थिति पूरे विश्व में है। धन्यवाद।